अल कमिनो अ ब्रेकिंग बैड मूवी। इस मूवी को मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी ब्रेकिंग बैड का जो एंड होता है वहाँ से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे टॉड के गाड़ी में वहाँ से निकल चुका है जहाँ उसे कैदी रखा था। अब वो वहाँ से निकल कर पुलिस से बचते बचते डायरेक्टली स्किनी पीट के घर आ जाता है। वो दरवाज़ा खटखटाता है तो स्किनी पीट उसे पहचानता नहीं, क्योंकि जेसी का हाल बहुत ही ख़राब होता है। फिर वो उसे अंदर लेता है। उसकी गाड़ी ड्राइवे में होती है तो उसे अंदर लेने के लिए जेसी बोलता है। फिर वो सब उस गाड़ी को कवर वगैरह कर लेते हैं और जेसी फिर खाना खाता है और सो जाता है। बैजर और स्किनी पीट न्यूज़ देख रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि किस तरह से वॉल्टर ने एक मशीन गन से सब लोगों को मार दिया। जेसी की स्टोरी भी उन्हें पता चलती है कि उसे कैदी रखा था और उससे काम करवाते थे। जेसी जब उठता है तो उसे लगता है कि अभी भी वो केज में है, क्योंकि जो कर्टन्स होते हैं वो केज की तरह उसे लग रहे होते हैं। तो डर के उठता है और बैजर और स्किनी पीट पर वो गन रखता है। फिर वो अपने होश संभालता है। फिर बैजर और स्किनी पीट उसे बोलते हैं कि तुम्हें अब नहा वगैरह लेना चाहिए। उसे कपड़े वगैरह देते हैं और फिर जेसी नहाता है। नहाते वक्त जब वो टॉड के साथ था तो उसकी याद आती है। उसे वो पाइप के प्रेशर में नहलाते थे, उस पर बहुत सारे जुल्म उन्होंने किए होते हैं, तो ये सब उसे याद आता है। जेसी फिर शेविंग वगैरह कर कर फिर से पहले जैसा हो जाता है। स्किनी पीट उससे पूछता है कि क्या अब तुम्हारे पास कोई प्लान है। जेसी बोलता है कि हाँ, मेरे पास एक प्लान है। फिर वो स्क्रैप यार्ड वाले को कॉल करता है। उसने जेसी की वैन स्क्रैप की होती है और एविडेंस मिटाने के लिए उसने एक जो मैग्नेट बनाया था, ये वही आदमी होता है। ये वहाँ आता है और गाड़ी को देखता है। वो गाड़ी को ले जाने वाला होता है। वो बोलता है कि ये मैं फ्री में कर दूंगा, क्योंकि उसने टीवी पर देखा होता है कि जेसी के साथ क्या क्या हुआ था। जब वो गाड़ी के पास जाता है तभी गाड़ी में जो ट्रैकर होता है, जिससे पुलिस को पता चलता है कि गाड़ी कहाँ है, वो ऑन हो जाता है। वो फिर डर जाता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। फिर स्किनी बीट बोलता है कि मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। फिर स्किनी बीट बैजर को उसकी गाड़ी की चाबी दे देता है। वो बैजर जैसी की तरह ढूंढ कर कर स्किनी पीट की गाड़ी वो बॉर्डर के पास लेकर जाने वाला होता है। बैजर की गाड़ी जेसी को दे देते हैं और स्किनी पीट उसके ड्राइव में ही उस गाड़ी को रखता है जो जेसी ने लाई हुई होती है। यानी कि अगर पुलिस ढूंढेंगे तो स्किनी पीट की गाड़ी ढूंढेंगे। वो पुलिस को बताएगा कि जेसी उसकी गाड़ी लेकर चला गया है और फिर वो उस गाड़ी को ढूंढते रह जाएंगे और जेसी भाग सकता है। ये उसका प्लान होता है। जेसी जाते वक्त स्किनी पीट से सवाल पूछता है कि क्यों तुम मुझे इतनी हेल्प कर रहे हो। स्किनी पीट बोलता है कि तुम मेरे हीरो हो। फिर जेसी वहाँ से निकल जाता है। अभी भी पुलिस आसपास ही होती है और उनसे डर डर कर छिप छिप कर वो वहाँ से निकलता है। फिर उसे एक फ्लैशबैक याद आता है। वो केज में होता है और टॉड उससे मिलने आता है। टॉड उससे बोलता है कि मेरे अंकल और वो अब सब वीकेंड के लिए बाहर है, तो हम दोनों ही यहाँ रहने वाले हैं। इसलिए वो उसे ऊपर बुला लेता है। वो बोलता है अगर तुम बिहेव करोगे तो हम अच्छे से वीकेंड स्पेंड कर सकते हैं। मुझे कुछ काम है तो तुम्हें मुझे हेल्प करनी है। जेसी उसे बहुत ही डर्टी लगता है तो वो उसे बोलता है कि मुझे तुम्हें अच्छा साफ़ करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हें अच्छे से साफ़ करूँगा। फिर टॉड उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। टॉड की जो कार होती है उसका रूफटॉप उसे अकेले नहीं लग रहा होता, तो इसलिए वो जेसी की हेल्प लेता है। वो दोनों उसे उठाते हैं और उसके गाड़ी पर वो लगा देते हैं। जेसी बोलता है कि इसके लिए कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए थी क्या। तो टॉड बोलता है कि हमें और एक काम है। फिर से प्रेजेंट में मूवी आती है और हमें दिखता है कि जेसी टॉड के अपार्टमेंट पर ही आ गया है। वो ऊपर जाता है और टॉड का अपार्टमेंट सील होता है। वहाँ टॉड का एक नेबर भी होता है। वो नेबर पहले आर्मी में होता था पर वो अब घर में ही रहता है, पर वो बहुत ही नोजी नेबर होता है, यानी कि वो सब जगह नज़र रखता है। तो जेसी उससे छुप छुप कर अंदर आ जाता है। फिर से फ्लैशबैक में हम आते हैं। जेसी उस नेबर को डोर होल से देख रहा होता है। टॉड भी उससे बात करता है और घर में आ जाता है। टॉड फिर उसे बोलता है कि अच्छा है कि उसने तुम्हें नहीं देखा, वरना मुझे उसे भी मारना पड़ता। टॉड उसके घर के बारे में बोलता है कि बहुत ही पेल लग रहा है। तो जैसी बोलता है कि हमें पेंट करना है क्या, इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। फिर टॉड उसे किचन में लेके जाता है। किचन में जैसे देखता है कि उसकी जो मेड होती है उसका मर्डर टॉड ने किया होता है और उसकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी होती है। जैसी फिर उसे कारपेट में रोल करने के लिए हेल्प करता है। जैसे उससे पूछता है कि इसने क्या किया था। टॉड बोलता है कि इसने मेरे पैसों को ढूंढ लिया था। उसने अपने पैसे इंसाइक्लोपीडिया में रखे हुए होते हैं। हर अल्फ़ाबेट के उसके पास बुक्स होते हैं और हर बुक में उसने होल बनाकर उस पैसों को रखा हुआ होता है।
फिर जेसी पूछता है कि क्या उसने तुम्हारे पैसे चुराए थे, तो वो बोलता है कि उसने मुझे कुछ भी नहीं किया था, पर उसने उसे ढूंढ लिए। और मेरे अंकल बोलते हैं कि किसी को भी तुम्हारे पैसे नहीं मिलने चाहिए, वो किसी को बता देती, इसलिए मैंने उसे मार दिया। इन्हीं पैसों को ढूंढने के लिए जेसी टॉड के अपार्टमेंट में आया हुआ होता है। टॉड ने बहुत ही केयरफुली उसे अब छिपाए होते हैं, यानी किसी को भी पता ना चले। फिर से प्रेजेंट में मूवी आती है और जेसी हमें पूरे अपार्टमेंट में ढूंढता हुआ दिखता है। वो बहुत सारी चीज़ों को ढूंढ रहा होता है, पर भी उसे कहीं नहीं मिल रहा होता। फिर वो खिड़की से देखता है कि नेबर के अपार्टमेंट में जो टीवी चल रहा होता है उस पर उसके पेरेंट्स आए हुए होते हैं। वो फिर टीवी ऑन करता है और सुनता है उसके पेरेंट्स उसे मैसेज दे रहे होते हैं कि तुम जहाँ भी हो तुम घर वापस आ जाओ। फिर से फ्लैशबैक में हमें दिखता है कि जैसे ऊपर से वो डेड बॉडी को फेंकता है। टॉड फिर उसकी गाड़ी में अल कमीनो में उस बॉडी को रखता है। जेसी को भी वही उस बॉडी के साथ सोकर जाना पड़ता है। फिर वो दोनों डेजर्ट में जाते हैं। वो डेजर्ट में वो गड्ढा खोदते हैं, जैसी कोई खोदना पड़ता है और वहाँ उसे गाड़ देते हैं। वो फिर बैठे हुए होते हैं और टॉड एक यूलॉजी देता है। फिर टॉड को एक सिगरेट चाहिए होती है, तो जेसी को बोलता है कि कार के कंपार्टमेंट में एक सिगरेट है, वो मुझे ला कर दो। पर वहाँ गन भी होती है। जेसी उस गन को उठा लेता है। टॉड डर जाता है, पर टॉड उसे बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम बिहेव करने वाले हो, मैं तुम्हारे लिए एक पिज़्ज़ा भी लेने वाला था, तुम्हें कौन सा पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। उसे वो कुत्ते की तरह ट्रीट करता है। जेसी का उतना करेज नहीं होता कि वो उसे मार सके, तो जेसी फिर वो गन उसे दे देता है। जेसी सब पैसे ढूंढकर हार मान लेता है, तभी उसे फ्रिज देखता है। फ्रिज की पट्टी वो निकाल रहा होता है, तभी उसे एक गड्डी निकलते हुए दिखती है। उसे अब पैसे मिल चुके होते हैं, पर तभी डोर खटखटाने का आवाज़ वह उसे आता है। उस डोर से दो पुलिस आते हैं। जैसे फिर से उस पैसों को कवर कर कर वही छिप जाता है। वो एक्चुअल में पुलिस नहीं होते, तो वो डिस्गाइज किए हुए दो बंदे होते हैं। वो पूरे घर को छान रहे होते हैं और जैसे वहाँ छिपा होता है तो एक उसे ढूंढ लेता है। तो जैसे उसे गन लगाता है और शांत रहने को बोलता है। जैसे को लग रहा होता है कि ये दो पुलिस ऑफिसर हैं, तो दूसरों को भी वहाँ बुलाता है। फिर वो दूसरा आदमी बोलता है कि अगर तुमने मेरे पार्टनर को मारा तो यहाँ बहुत सारे पुलिस ऑफिसर हैं, तुम कभी भी यहाँ से ज़िंदा नहीं बचोगे, तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। तो जैसी फिर सरेंडर करने के लिए राज़ी होता है, पर वो उसे एक प्लास्टिक के हैंडकप से बांधते हैं। जैसी पूछता है कि तुम्हारे पास एक्चुअल हैंडकप नहीं है क्या, तो उसे पता चलता है कि वो फेक पुलिस है। डोर पे फिर वही नेबर नॉक करता है। उसमें से एक आदमी जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो नेबर बोलता है कि यहाँ जो रहता था टॉड, तो उसने मुझे एक नोट दी थी, उस नोट में तुम्हारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए वो उसे वो नोट दिखाना चाहता है। वो उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। फिर जैसी उस दूसरे आदमी को बोलता है कि तुम अगर इस पैसों को ढूंढने चाहो तो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेंगे। ये पैसे कहाँ है ये मुझे पता है, अगर तुम मान जाओ कि हम पैसे स्प्लिट करेंगे तो मैं तुम्हें पैसे ढूंढ कर दे दूंगा। फिर जैसे उन पैसों को ढूंढता है, एक प्लास्टिक बैग लेता है और उसमें वो रख रहा होता है। फिर वो आदमी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा चले जाओगे अगर तुमने पैसों को टच किया। जैसी बोलता है कि तुम्हें अगर मुझे मारना है तो तुम मार सकते हो, पर मैं पैसे लिए बिना यहाँ से नहीं जा रहा। तुमने अगर यहाँ गोली चलाई तो उस ओल्ड मैन को भी तुम्हें मारना पड़ेगा, यानी कि नेबर को भी उन्हें मारना पड़ेगा। पूरे बिल्डिंग में विटनेसेस भी तुम छोड़कर जा सकते हो, यानी कि तुम पकड़े जाओगे। ये इतना बड़ा रिस्क तुम नहीं ले सकते। फिर वो जेसी को पैसे लेने देता है। जेसी हाफ पैसे ले रहा होता है। वो बोलता है कि तुम 130 पैसे ले सकते हो। फिर वो दोनों नीचे आ जाते हैं। जैसे जब कार में बैठता है तब उसे दिखता है कि वो जो दो लोग हैं वो एक वेल्डिंग की गाड़ी में आए हुए होते हैं। वो उसे पहचान लेता है। वो आदमी उसे बोलता है कि मैं सोच ही रहा था कि तुम मुझे कब पहचानोगे, पर जैसे वहां से निकल जाता है। उसने वैक्यूम क्लीनर का पता निकाला होता है। ये वैक्यूम क्लीनर की जो शॉप होती है, ये वही शॉप होती है जहाँ का आदमी लोगों को गायब करता है, यानी कि न्यू आइडेंटिटी देकर वो दूसरे कंट्री में उन्हें लेकर जाता है। वॉल्टर और सॉल को इसने ही गायब होने में मदद की होती है। जेसी फिर उसकी वैन वहाँ बाहर देखता है। जेसी को पता चल जाता है कि यही वैक्यूम क्लीनर का शॉप है। फिर वो अंदर जाता है। वहाँ ऑलरेडी एक कस्टमर होती है। उस कस्टमर जाने का ही वो वेट करता है। फिर वो डोर बंद कर लेता है। जैसे उस आदमी से बोलता है कि मुझे मैक्स प्रो चाहिए, वैक्यूम क्लीनर चाहिए। उसे एग्जैक्ट कीवर्ड पता नहीं होते जिससे उसका वो प्लान एक्टिवेट होने वाला होता है। जैसे बोलता है कि मुझे पता है कि वो तुम ही हो। वो डिनाई कर रहा होता है कि मुझे पता नहीं कि तुम क्या बात कर रहे हो। जैसी फिर उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारी मिनी वैन देखी थी, तुम जब मुझे लेने आए थे तो तुम्हारी यही मिनी वैन थी और यही बाहर खड़ी है, तो तुम ही वही हो जो लोगों को गायब करते हो।
फिर जैसे अपने पैसे निकालता है और उस पे रख देता है 125K वो उसे देता है। फिर वो आदमी बोलता है कि लास्ट टाइम तुम जब नहीं आए थे उसके ये पैसे हैं, तुम्हें और डबल पे मुझे करना पड़ेगा। जैसे फिर सब पैसे निकालता है और वहाँ रख रहा होता है, पर उसके पास कंप्लीट पैसे नहीं होते। वो बहुत अपनी जेब से वगैरह सब पैसे निकालता है, फिर भी उसको $1800 कम लग रहे होते हैं। जैसे बोलता है कि इतने से पैसों के लिए तुम क्या मुझे यही छोड़ दोगे? वो बोलता है कि हाँ, मुझे पूरे पैसे चाहिए। जैसे वहाँ से जा नहीं रहा होता तो वो उसे धमकी देता है कि मैं पुलिस को कॉल करूँगा। जैसे फिर भी नहीं मानता तो वो पुलिस को कॉल कर देता है। जैसे फिगर आउट करता है कि उसने एक फेक कॉल किया होगा। जैसे उसे बोलता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा लूज करने को है, अगर पुलिस को पता चला कि मैं इतने सारे पैसे लेकर तुम्हारे पास आया था तो तुम भी ट्रबल में आ सकते हो, ये शॉप वगैरह सब तुम लूज कर सकते हो। तुमने पुलिस को कॉल ही नहीं किया था। जब पुलिस को कॉल करते हो तो वो लेडी तुमसे हमेशा लाइन पर रहने के लिए बोलती है। जब तक पुलिस नहीं आ जाती तब तक तुम्हें लाइन ऑन रखनी होती है। अगर तुमने फ़ोन काट भी दिया फिर भी वो तुम्हें फिर से कॉल करते हैं। जिसके पीछे से हमें पुलिस कार आती हुई दिखती है, उसने एक्चुअल में पुलिस को कॉल किया होता है। फिर जैसे वहाँ से भाग जाता है और वो उसके लिए कवर करता है। जैसे फिर कार से उसे कॉल करता है, वो बोलता है कि अगर मैं पूरे पैसे लेकर आऊँ तो क्या तुम मुझे हेल्प करोगे? तो हाँ बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। फिर जैसे हमें अपने घर के बाहर बैठा हुआ दिखता है, वो अपने पेरेंट्स को कॉल करता है कि तुम्हें पता है कि एक लेक था जहाँ हम हमेशा जाया करते थे, क्या तुम हम मुझे वहाँ लेने के लिए आ सकते हो? फिर उसके पेरेंट्स उसे लेने के लिए आ रहे होते हैं। जैसी फ़ोन पर यह भी बताता है कि तुम अच्छे पेरेंट्स थे, ये तुम पर कुछ भी नहीं है जैसे मैं बन गया। ये सब बुरे काम मैंने किए हैं, ये तुम्हारी वजह से नहीं किए। तुम्हारी पेरेंटिंग बहुत ही अच्छी थी। जब वो दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ जाने के लिए रेडी होते हैं, तब जेसी बैक डोर से उनके घर में आ जाता है। उनका जो लॉकर होता है उस लॉकर से उन्हें उसे 2 गन्स मिलती है। फिर वो उस वेल्डिंग के शॉप में आ जाता है। वेल्डिंग के शॉप में जब वो आता है वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। उन्होंने बहुत सारी हुकर्स वगैरह भी मंगवाई हुई होती है। तो जैसे वहाँ वेट कर रहा होता है, जब सब वहाँ से चले जाएंगे तब वो वेल्डिंग वाले के पास जाने वाला होता है जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। जैसे फिर फ्लैशबैक में याद कर रहा होता है, ये जो वेल्डिंग वाला होता है इसने ही जेसी के लिए लैब सेटअप किया होता है। लैब यानी कि उसमें जो चेन्स वगैरह होती है और वो ऊपर का जो रॉड होता है वो इस वेल्डिंग वाले ने ही क्रिएट किया होता है। टॉड के साथ उसका फ्रेंड जो होता है वो उस वेल्डिंग वाले को बोल रहा होता है कि तुम्हें और एक रॉड डालना चाहिए। जेसी को वहाँ वो रखने वाले होते हैं तो इसलिए वो टूटे ना, इसलिए वो उसे बोल रहा होता है। पर वो वेल्डिंग वाला उसे बोलता है कि कुछ भी कर लो पर ये टूटेगा नहीं। फिर इस पर उनकी बेट लग जाती है। फिर वो जेसी को लाते हैं और जेसी को पीछे आगे होने को बोलते हैं। वो उसे भाग भाग कर जाने को बोलते हैं और उसे तोड़ने के लिए बोलते हैं। उसे स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता है और वो वेल्डिंग वाला भी वहाँ होता है पर वो कुछ भी नहीं बोलता, इसलिए उसे वो वेल्डिंग वाला याद होता है। फिर जब सब हुकर्स वगैरह वहाँ से चली जाती है तब जेसी फिर से अंदर जाता है। वो अंदर जाकर उस वेल्डिंग वाले से बोलता है कि मुझे पैसे ज़रा कम पड़ रहे हैं, मुझे और $1800 चाहिए। तो वेल्डिंग वाला उसे बोलता है कि ये तुम कैसे करने वाले हो, यहाँ हम 5 लोग हैं और तुम अकेले हो, तुम यहाँ से ज़िंदा बचकर नहीं जा सकते अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया। फिर वो उसके छोटी सी गन देखता है, वो उस पर हंसता है और बोलता है ये तुमने कहाँ से लाई। फिर वो उसे एक डील देता है कि हम दोनों एक गन फाइट करेंगे, यानी कि एक साथ वो गन ड्रॉ करेंगे और जो मर गया उसके पैसे दूसरे के हो जाने वाले होते हैं। तो जैसे उसके पैसों की लोकेशन बताता है और वो अपने पैसों की लोकेशन बताता है। वेल्डिंग वाले का जो पार्टनर होता है वो उसे ना बोल रहा होता है पर वो अपने पार्टनर को शांत रहने के लिए बोलता है। फिर वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं। जेसी के पास 2 गन्स होती है, उसके पॉकेट में ऑलरेडी एक गन होती है और दूसरी गन वो ड्रॉ करने वाला होता है। पर जब वो वेल्डिंग वाला अपनी गन पर हाथ रखता है तभी जेसी पॉकेट में उसकी जो गन होती है उससे उसे मार देता है। वेल्डिंग वाले का जो पार्टनर होता है उसे भी वो मार देता है। वो जो दूसरे 3 लोग होते हैं वो वर्किंग क्लास आदमी होते हैं, यानी वो किसी को मार भी नहीं सकते, वो सिर्फ वेल्डिंग वाले के फ्रेंड होते हैं। वो सब डरे हुए होते हैं तो जेसी उन सब से उनके ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है। वो अपने यहाँ रख लेता है और उनको बोलता है मुझे तुम्हारा एड्रेस मालूम है और मैं तुम्हें तुम्हारे घर आकर मार दूंगा। फिर वो सारे पैसे लेता है और उस जगह को वो एक्सप्लोर कर देता है। अब नेक्स्ट सीन आता है। ये जो सीन है ये और एक बड़े फ्लैशबैक का है।
ब्रेकिंग बैड में हमने देखा था कि एक बार जेसी और वॉल्टर की वैन खराब हो जाती है, यानी कि वो चालू ही नहीं होती। वो डेजर्ट में होते हैं और उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। बहुत सारा ट्राई करते हैं पर लास्ट में उनकी गाड़ी तब स्टार्ट हो जाती है। वह जेसी वॉल्टर को पहले बोला हुआ होता है कि हमें ब्रेक लेना चाहिए और हम मोटेल पे जाएंगे। वैन स्टार्ट होने के बाद उस मोटेल पर वो आते हैं। जेसी नहाता है और जेन को भी कॉल करता है। ये जेन के साथ अच्छा सा मोमेंट वो वहाँ स्पेंड करता है। फिर वो नहा धोकर वॉल्टर के साथ नीचे आता है। वो दोनों बहुत सारा ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। जैसे अब हेल्दी खाना खा रहा होता है क्योंकि वैन में सब अनहेल्दी ही वो खाना उसने लाया हुआ होता है और वॉल्टर उसे उस पर डांट रहा होता है, तो अब वो सब हेल्दी खा रहा होता है। वॉल्टर को चिंता हो रही होती है कि उन्होंने बहुत सारा अब तो कुक किया है पर अब इसको बाय कौन करेगा। वॉल्टर का डायग्नोसिस बाकी होता है और उसे लग रहा होता है कि वो कैंसर से जल्दी मरने वाला है, इसलिए वो डर रहा होता है। जैसे उसे समझाता है कि जब ये मैं सेल करूंगा तो तुम्हारे फैमिली के लिए मैं पूरे पैसे दे दूंगा, तुम्हें वरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वॉल्टर फिर जेसी से पूछता है कि तुम पैसों के साथ क्या करोगे। वॉल्टर फिर जेसी से पूछता है कि तुम पैसों के साथ क्या करोगे। वो जेसी को सजेस्ट करता है कि वो कॉलेज जाए। जेसी ना बोल रहा होता है पर वो उससे पूछता है कि अगर तुम कॉलेज गए तो क्या सीखोगे। जेसी बोलता है कि मैं स्पोर्ट्स मेडिसिन सीखूंगा। वॉल्टर को आइडिया अच्छा नहीं लगता और वो उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हें बिजनेस स्कूल जानना चाहिए। तुम्हें बहुत सारा एक्सपीरियंस भी अब आ चुका है मैथ सेल करके, तो तुम वहाँ बहुत ही अच्छे आगे जा सकते हो। जेसी को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। ये फ्लैशबैक का सीन खत्म हुए हमें दिखता है। फिर जेसी अब नए कंट्री में आ चुका है। ये कंट्री अलास्का होती है। माइक की और उसकी बातचीत मूवी के फर्स्ट में हमें दिखी थी। उसमें माइक से वो पूछ रहा होता है कि अगर तुमने फिर से तुम्हें चांस मिला तो तुम कहाँ जाओगे, यानी कि अगर वो जेसी की एज का हुआ तो माइक कहाँ जाएगा, ऐसा जेसी उसे पूछ रहा होता है। माइक बोलता है कि मैं अलास्का जाऊँगा। तो इसलिए जेसी ने चूज़ किया होता है कि अब वो अलास्का जाने वाला है और वो वहाँ पहुँच जाता है। आइडेंटिटी चेंज करने वाला आदमी उसे सब उसकी आइडेंटिटी, सोशल सिक्योरिटी नंबर, नया नाम और उसकी मदर, उसके फादर, सब हिस्ट्री उसे दे देता है। फिर जेसी उसे एक लेटर देता है। वो ब्रॉक के लिए लेटर होता है। उसमें एक प्रॉपर अपोलॉजी होती है ब्रॉक के लिए। वो उसे वो सेंड करने के लिए बोलता है। ये जो लेटर वो सेंड करने वाला होता है ये भी अलग कंट्री से सेंड करने वाला होता है, यानी पुलिस को जेसी कभी भी ना मिले। वो जेसी को बोलता है कि बहुत ही कम लोगों को अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करने का चांस मिलता है, तो तुम अब अच्छे से अपनी लाइफ जियो। फिर जेसी गाड़ी लेकर आगे हमें चलता हुआ दिखता है। फिर जेसी को याद आ रहा होता है जब वो गाड़ी में जेन के साथ होता है। वो जेन को बोल रहा होता है कि तुम जब बता रही थी कि तुम्हें यूनिवर्स जहाँ लेकर जाए वहाँ जाना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जेन उसे बोल रही होती है कि मैंने जो तुम्हें बताया था कि यूनिवर्स तुम्हें जहाँ लेकर जाए तो वहाँ तुम्हें जाना चाहिए, ये बहुत ही घटिया सोच है। जेन उसे बोलती है कि मैंने हमेशा मेरी लाइफ में ऐसा ही किया है, पर इससे बहुत ही बैड डिसीजंस हम लेते हैं। हमें हमेशा हमारे खुद के डिसीजन लेने चाहिए। हमें हमारे डेस्टिनी खुद लिखनी चाहिए। तो अब जेसी अपनी डेस्टिनी खुद लिखने वाला होता है। फिर एक लॉन्ग शॉट आता है और अकेला ही वो अपना रास्ता बनाते हुए हमें दिखता है। जेसी पूरी लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लोगों के मैनिपुलेशन में ही आकर कर रहा होता है। जेन भी उसे मैनिपुलेट करती है वॉल्टर के पैसे लेने के लिए। वॉल्टर भी उसे मैनिपुलेट करता है कुकिंग करने के लिए। पीयर प्रेशर्स या कुछ ऐसा हुआ होगा इसलिए उसने ड्रग्स का लत उसे लगी थी। तो बहुत सारी चीज़ें उसने बैड डिसीजंस अपने लाइफ में लिए होते हैं लोगों के कहने पर। तो अब अपना रास्ता वो खुद बना रहा है। इस मैसेज के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।